नमस्ते। मैं हूं अवनीश सिंह और आज बात करेंगे कि आप सुन पा रहे होंगे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 सदन में पारित नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम एक संबोधन करते हैं, विपक्ष को खूब कोसते हैं और कहते हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका हक मिले। साथ ही साथ एक तरफ विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो और तमाम ऐसे जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले। जो आरक्षण की बात नरेंद्र मोदी 33% की कह रहे हैं, अखिलेश यादव सदन में कहते हैं 33 छोड़िए, मैं 50% कर दीजिए, हमें मंजूर है। लेकिन फिर ये गरारी फंसी कहां है? एक तरफ विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम तैयार हैं, पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विरोधी हैं। आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने सदन में जो बिल पास किया था वो गिर गया और ये हेडलाइन छपती है कि पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से मांगी माफी और कहा विपक्ष को मिलेगी सजा। आखिर पूरा मामला क्या है? तो आपको बता दूं कि महिला आरक्षण जो बिल है वो जो 2023 के अंदर ही यही इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास करा लिया था और 2026 में वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए सदन में आती है वो बिल, वो विपक्ष को मंजूर नहीं था। और जो लोग कह रहे हैं सत्ता पक्ष के कि 2023 और जो लोग कह रहे हैं सत्ता पक्ष के कि विपक्ष के लोग विरोधी हैं, तो आपको बता दूं कि ये बिल ऑलरेडी पारित हो चुका है और 16 अप्रैल से इसी 4 दिन पहले लागू भी हो गया है। न तो मीडिया आपको ये बात बता रही है, न तो पक्ष के सांसद ये बात आपको बता रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों इतना हाव हल्ला हो रहा है? तो इसके पीछे की कहानी दो है। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो महिला आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित किया है, उसमें जो परिसीमन और जनगणना की बात हो रही है उसको अलग कर दे। और जो 543 अभी सांसद हैं, यानी कि विपक्ष का कहना है कि जो कानून बना हुआ है उसको अगले चुनाव में लागू कर दो। लेकिन पक्ष कह रहा है कि हम अगले चुनाव में, जो अगला 2029 में चुनाव होगा, उसमें हम उससे पहले हम जनगणना करा लेंगे और उसके आसपास हम परिसीमन कराएंगे और उस समय जो सीटों की संख्या करा देंगे 850, 815 कर देंगे कि राज्यों के लिए और 35 कर देंगे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो फिर मामला क्या है? टोटल सीट हो जाएगी 850 और उसके बाद हम आरक्षण देंगे महिलाओं को, उसमें 33%। अब विपक्ष कह रहा है कि अगर आपने उस समय परिसीमन कराया तो आप अपने फायदे के अनुसार सीटों को काट के जोड़ के अपने अनुसार कर लेंगे और जब उस समय आरक्षण देंगे तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और अगर आपको महिलाओं का इतना ही हितैषी बनना है तो आप 2023 में बने कानून को 2024 में लागू कर दिए होते और 2024 में आपने नहीं लागू किया। तो अब आप कह रहे, और उन्होंने उस समय कहा गया था, जब ये कानून बना था तो उस समय कहा गया था कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर से ये लागू होगा। लेकिन अब 2026 में पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम अब इसी समय ही इस कानून को लागू करेंगे। तो पूरी कहानी इसके पीछे की ये है कि आप अब देखेंगे, देखिए ये हमारे सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने भी ट्वीट डाल दिया और कहते हैं कि देश की महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने के लिए बिल का विपक्ष ने साथ नहीं दिया। ये बहुत खेद की बात है। अब सरकार तो अपने पक्ष गिनाएगी ही, सरकार तो कहेगी कि विपक्ष की गलती है, विपक्ष कहेगा कि सरकार की पूरी मंशा नहीं है। आम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, अपने समर्थन वाली पार्टियों के तरफ वो अपना विचार बनाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी बंगाल के अंदर चुनाव है। बंगाल में 23 अप्रैल से पहला चुनाव शुरू हो रहा है
और जब चुनाव शुरू हो रहा है तो ममता के गढ़ में जाके अगर ममता को चैलेंज करना होगा तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। ममता बनर्जी चाहे किसी और पैरामीटर पे अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर महिलाओं के ऊपर बात करें तो ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं को दी है। एक तरफ विपक्ष जहां खूब हल्ला मचा रहा है, विपक्ष ने भी 60-70 सालों तक देश में राज किया है। वो चाहते तो महिलाओं को उसी समय से 30 क्या 40% तक का आरक्षण मिल गया होता। छोड़ दीजिए 60-70 सालों की बात, वो अगर चाहते तो अभी फिलहाल जो लास्ट लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उठा के देख लीजिए कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया। या पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम महिलाओं को 33% देंगे, उनने कितनी महिलाओं को टिकट दिया। पूरे देश के अंदर एनडीए में जहां जहां पे मुख्यमंत्री हैं उनमें सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, दिल्ली रेखा गुप्ता जी। और वो कितनी मुख्यमंत्री हैं? क्यों? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा का पूरा कमांड मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं आता। तो पक्ष विपक्ष अगर महिलाओं के लिए इतना ज्यादा शुभचिंतक है तो वो पहले उनके लिए कुछ काम कर गए होते, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बंगाल में चुनाव है और द इंडियन एक्सप्रेस ने उस समय ये हेडलाइन छाप दी कि जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने करीब 27% महिलाओं को टिकट दी। और जब ममता बनर्जी 27 को देती हैं, वहीं कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी 15% तक का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाते। आइए मैं आपको सीटों का समीकरण समझा देता हूं। अभी हमारे देश के अंदर जो टोटल जो सीटें हैं वो 543 हैं, यानी लोकसभा के अंदर 543 सांसद बैठेंगे। और जो अभी नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट जो सीटों के लिए जो कानून पास कराना चाहती है, उस कानून के तहत आपके अंदर जो टोटल जो सीटें बन जाएंगी वो बन जाएंगी 850 सीटें हो गई। और इस 850 सीटों में 815 जो सीटें रहेंगी वो रहेंगी राज्यों के लिए और 35 सीट रहेगी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो अब इसमें मामला क्यों फंस रहा है? तो जो ये साउथ के 5 राज्य आप देखेंगे जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इनके पास 543 सीटों में से 129 सीट हैं और इनके पास टोटल 23% है। ठीक है, तो 850 में इनको कितना सीट मिलेगा? क्या 23% सीट इनको मिलेगी? तो इनका कहना है, सरकार ये कहती है कि हम सारे राज्यों के अंदर 50-50% सीटें बंटवारा करेंगे, 50% सबकी बढ़ा देंगे, तो भी इनको 23% मिला। ठीक है, लेकिन सरकार ने ये बात अपने जो कानून पेश किया है, अपना जो बिल पेश किया है, उस बिल में मेंशन नहीं था। तो अमित शाह जी कहते हैं कि आप 1 घंटे का समय मुझे दीजिए, आप सदन को रुकवाइए, मैं 1 घंटे के अंदर ये वाला चीज लिखित में दे देता हूं। आप ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के गृह मंत्री कहते हैं 1 घंटे का समय दीजिए, मैं ये कर। अगर ऐसी बात होती तो वो पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग हो जाती और विपक्ष को कह देते कि सबका अनुपात में बढ़ेगा, 50-50% हम सबका बढ़ा देंगे। तो ये जो साउथ के 5 राज्य हैं ये नाराज नहीं होते, लेकिन उनके अनुसार भारत का जो संविधान कहता है कि संविधान का आर्टिकल 81 का 2A ये कहता है कि जब भी देश के अंदर सीटों का बंटवारा होगा वो जनसंख्या के आधार पे हो। फिर अगर जनसंख्या के आधार पे 850 सीटों का बंटवारा हुआ तो ये जो 5 राज्य हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अभी तक जनगणना हुई है, लास्ट वाला जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2011 का, और उस जो 2011 वाले डेटा में इन 5 राज्यों ने अपनी परिवार नियोजन के ऊपर इतना बेहतर ढंग से काम किया कि नॉर्थ के राज्यों से इनके पास बेहतर डेटा है। बेहतर डेटा मतलब इनकी जनसंख्या उतने अनुपात में नहीं बढ़ी है जितना नॉर्थ के अंदर बढ़ी है। तो अगर जनसंख्या पे इनको सीटों का बंटवारा हुआ तो इनको कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी देश के अंदर कम हो जाएगी। तो वहीं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन किया, बिल को आग लगा दी।
जलाया बिल को। उनका ये कहना है कि हमारे ये जो 5 राज्य हैं, भारत की जीडीपी में इनका बड़ा योगदान है, और जब हम ज्यादा योगदान दे रहे हैं तो हमारी भागीदारी भी भारतीय राजनीति में ज्यादा हो, या जो हमें पहले से भागीदारी मिली है वो वैसा हो। तो अब आते हैं एक बार इतिहास के ऊपर। जो हमारे सीटों का जो लास्ट टाइम बंटवारा हुआ था, वो हुआ था 1971 की जनगणना के अनुसार। आप ये देखिएगा, उसके बाद सीटें फ्रीज कर दी गई। उससे पहले अगर चलते हैं तो हम 1952 में जब भारत के अंदर पहली बार चुनाव हुए थे, तो उस समय हमारे पास 489 सीटें थी लोकसभा की, और उस समय हमारी जनसंख्या थी 36 करोड़। और जो ये आपको 543 का जो नंबर मिलता है, वो 1980 में 543 सीटें बना दी गई थी। उसके बाद सीटें नहीं बढ़ी। अब आते हैं कि जो विपक्ष क्यों इतना हल्ला मचा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका डोमिनेंस है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों के आसपास इनकी सरकार है, और इनके पास जनसंख्या अनुपात ज्यादा तेज बढ़ा है। हमारे कंपेयर में, साउथ के कंपेयर में ज्यादा बढ़ा है, और ज्यादा बढ़ा है तो इनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। और अगर इनको ज्यादा सीटें मिल गई तो ये बिना साउथ के मदद के ये सरकार बना लेंगे। उनका भी कहना ठीक है। वहीं एक तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि आप अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करते हैं तो आप जाति जनगणना भी करा लीजिए, और जिन जातियों की जितनी भागीदारी होगी उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो 2026 के अंदर जनगणना शुरू हो गई है, और जो इसके रिजल्ट जो ये कंप्लीट होगा, ये 2027 में हो जाएगा। और 2027 में अगर जनगणना कंप्लीट हो जाती है तो 27 से लेकर के 30 तक 3 सालों का समय लगेगा परिसीमन होने में। अब परिसीमन को आसान भाषा में समझा दूं तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में आप देखते होंगे कि एक विधायक हैं, एक सांसद हैं। तो उस विधायक के जो क्षेत्र हैं, एक विधायक, आपका विधायक कितनी दूरी तक की जनता को अपनी सेवाएं देगा, वहीं एक सांसद कितनी दूरी तक की जनता को अपनी सेवाएं देगा, वही चीज को परिसीमन कहते हैं। यानी एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितनी जनता, कितने वोटर होंगे, विधानसभा में कितने वोटर होंगे, यही चीज परिसीमन आयोग करता है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन कराया तो वो अपनी सीटें, उनके पास एक एक नंबर से, एक एक वोटरों के नंबर से। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर लिस्ट में एक पन्ना प्रमुख तक का डेटा रखती है। यानी एक एक पन्ने पे एक 20, 25, 30 लोगों पे एक लोगों को प्रमुख बना देती है। उनके पास पूरा डेटा है कि हम कहां से स्ट्रांग हैं, कहां वीक हैं, और उस बेसिस पे वो परिसीमन के तहत सीटों में कटौती या फिर बढ़ोतरी कर लीजिए करेंगे, और वो कहीं ना कहीं हमें हार्मफुल होगा। ये विपक्ष कह रहा है। इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष फ्रंट फुट पे खेल रहा है। मैंने बहुत सारे न्यूज चैनलों को देखा है, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का सिंपल सा कारण है, विपक्ष ये बात कह रहा है कि आपको महिलाओं को आरक्षण देना है 33%, आप दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उनको 33 छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने तो कह दिया कि आप 50% दे दीजिए। लेकिन पक्ष ये कह रहा है कि हम उनको आरक्षण तभी देंगे जब 2011 के जनगणना के अनुसार सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद परिसीमन भी लगेगा, तब हम देंगे, और तब के लिए आप ये कानून पे वोट कर दीजिए। विपक्ष कह रहा है ऐसा नहीं करेंगे, हम महिला को आरक्षण देना है, आप उसके लिए सेपरेट कर दीजिए उस बिल को, हम तैयार हैं। लेकिन पक्ष इस बात को लेकर के कतई मना कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम तीनों चीज एक साथ लेके आ रहे हैं। और रही बात महिला को आरक्षण मिलने की, तो महिला को आरक्षण 16 तारीख से कानून लागू हो गया है, मिल रहा है। अब देखिए, जो 850 सीटों का जो गणित है उसको समझिए थोड़ा सा। जो टोटल 850 जो सीटें बढ़ेंगी, 850 अगर सीटें बढ़ जाती हैं
तो आइए आपको बता देता हूं कि उसमें महिलाओं को 33% तक की सीटें इनको सुरक्षित करनी होगी। मतलब महिलाओं के लिए 33% सीट चाहिए, तो महिलाओं को टोटल 283 सीट इनको देना होगा। और भारत में अगर किसी भी चीज को आरक्षण, रिजर्वेशन अगर कोई चीज है, किसी भी जगह पे भारत में अगर रिजर्वेशन लगता है तो वहां पे उसको मैक्सिमम मान लेते हैं। अरे आरक्षण का मतलब हुआ कि कम से कम इतनी महिलाएं तो होनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होगा कि वो मैक्सिमम बार वाले स्लैब को टच करेंगे। तो 283 महिलाओं को इनको टिकट देना ही होगा। अगर 283 को ये टिकट दे देते हैं तो बचते हैं टोटल 567 सांसद। और अभी कितने हैं? 543। अभी 543 है, और 850 आरक्षण देने के बाद भी इनके पास 24 और पुरुष सांसद हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा और 24 को दे सकते हैं। और 2024 में क्यों नहीं दिया? तो आपको बता दूं कि 543 में अगर ये 33% वाले स्लैब को लागू कर देते तो 170-80 के आसपास सांसदों को, महिलाओं को इनको बैठाना पड़ता। और अभी कितनी है महिलाएं सदन में? तो अभी 75 के आसपास है। कितनी कम है? 105 के आसपास कम है। तो आपको बता दूं कि 105 पुरुष सांसद जिस भी पार्टी के 2, 4, 5, 10, 20 जिसके हिस्से में जो आता, अगर हटते तो वो बागी हो जाते। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? कि 283 को अब देंगे, कब देंगे? कि हमारे पास 543 में से कोई हम सीट खाली नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए एक्स्ट्रा 850 कर दे रहे हैं, जिसमें से हम 283 आपको दे देंगे। ये बात है। अब देखिए कि जब वोटिंग हुई तो पक्ष में इनके पास पड़े 298 और विपक्ष में 230। तो ये संविधान में संशोधन का मामला था। जब संविधान में संशोधन के लिए कोई बात आती है तो जो सदन में मौजूद सांसद हैं उनमें से 2/3 सांसदों को वोट करना जरूरी रहता है। तो 2/3 सांसद इनके, अभी देखिए 298 तो वोट कर दिए, तो ये टोटल 352 के आसपास इनको जरूरत थी। लेकिन अगर एनडीए के सांसदों की बात करें तो 298 में तो खुद एनडीए के ही 293 हैं, 5 इन्होंने विपक्ष के तोड़ लिए हैं। और ये पूरी की पूरी कहानी बंगाल चुनाव में महिलाओं के वोट को साधने के लिए की जा रही है। बंगाल में आप देखिएगा 23 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा, और महिलाओं के लिए ये जो पूरी पटकथा रची जा रही है, और महिलाओं के लिए ये जो पूरी पटकथा रची जा रही है कि बंगाल में जाकर के महिलाओं को कहेंगे कि देखो विपक्ष ने आपके हक को मारा है। अरे विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है कि आप 33 छोड़ दीजिए, 50 दे दीजिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके सांसद कह रहे हैं कि आप 33 छोड़ो, 50% का आरक्षण दे दो, हम समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी कहा। फिर नहीं, आप परिसीमन वाले कानून पे भी हस्ताक्षर करिए, आप जनसंख्या 2027 वाली होगी उस पे भी साइन करिए, 2011 के बेसिस पे हम सीटों का बढ़ोतरी करेंगे उस पे भी करिए, हम दक्षिण के राज्यों को उनकी पूरी भागीदारी नहीं देंगे, आप ये भी मानिए। अगर आप कहते हैं तो 1 घंटे के लिए सदन रोक दीजिए, मैं दूसरा कानून लेके आ जाता हूं। आप एक बात सोचिए कि जो बजट का सत्र चल रहा था वो 2 अप्रैल को खत्म हो गया, और 16 से लेकर के 18 तारीख 3 दिनों के लिए अलग से सारे सांसदों को बुलाया जाता है कि आइए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का कवच हम लगाएंगे आगे, और उसके बाद पीछे की 2 अलग मंशा के 2 अलग कानून हैं उस पे करेंगे। अब आप देखिएगा कि संविधान संशोधन वाला जब कानून गिरा तो उसके पीछे 2 जो और कानून थे, टोटल 3 कानून लेके, जो टोटल 3 बिल लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी। तो जो पहला वाला बिल गिर गया तो जो 2 बिल बचे थे वो दोनों बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करा लिया जाता। वो संविधान संशोधन नहीं था, लेकिन वो दोनों बिल पेश ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर दोनों बिल पेश हो जाता, सबको यह लग जाता कि भारतीय जनता पार्टी महिला वाले आरक्षण कानून के सपोर्ट
की बात नहीं कर रही थी, 2 ये बात कर रही थी और लोगों को ये बात पता चल जाती। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जब संविधान संशोधन पास नहीं हो पाया, गिर गया, तो उसको लेकर के सत्ता पक्ष ने खूब हंगामा किया। इनके हाथों में पोस्टर थे। तो इमरान प्रतापगढ़ी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये बात पता थी कि इनका बिल सदन में गिर जाएगा, नहीं तो इतनी जल्दी कहां से ये पोस्टर तैयार हो जाते। आप उनका ये क्लिप देखिए। सरकार को पता था कि वो हारेगी, सरकार को पता था कि उसकी साजिश बेनकाब होगी, इसीलिए पहले से छपे हुए पोस्टर मौजूद थे और जैसे ही हार करके बाहर आए तो पोस्टर लेकर के नारे लगाने उन्होंने शुरू किए। इससे पता चलता है कि देश का 3 दिन समय बर्बाद किया गया विशेष सत्र बुला करके। सरकार को पता था कि सरकार के पास नंबर नहीं है। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। और रही बात, आपको न्यूट्रल होकर के ये चीजों को देखना है। न तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर होंगे तो आपको लगेगा कि विपक्ष तो गलत है, और अगर आप विपक्षी पार्टी हैं तो आपको लगेगा कि हमारे पार्टी वाले तो बहुत हितैषी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 70 साल तक आपकी पार्टी ने भी राज किया। आपके पार्टी ने भी बंगाल के अंदर अभी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अब वो कैंडिडेट में महिलाओं के जो परसेंटेज हैं वो 15% से नीचे हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। आप इस बात को मानिए, जो उनके प्रवक्ता आ रहे हैं वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनके हाथ पांव फूल जा रहे हैं कि अब हम जाकर के क्या कहेंगे कि हम महिलाओं के लिए कानून लेकर आए थे और विपक्ष ने उसका विरोध किया। अगर सिर्फ कानून की बात होती तो विपक्ष खूब चिल्ला रहा है। अलग अलग नेताओं के भाषण में आपको सुनवा देता हूं। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए आज पूरा, आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। तो आज की कहानी के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा